और आप फिर वहाँ सोचते हो कि उनको क्या दिया जाए। तो कई बार कुछ चीज़ें मैं सिंपल सी चीज़ें बताती हूँ, कई बार आप लोग को याद रहता है, कई बार कास बहुत बुरी हालत में आता है। मीन्स कि कास के पेशेंट को ठीक करना काफ़ी मुश्किल वाला काम हो जाता है। कुछ कुछ पेशेंट काफ़ी अटक जाते हैं, या जो ये बसंत ऋतु वाला आया है कास, तो अभी देखो लोगों ने अपने खान पान में तो बदलाव नहीं करना है, और जब खान पान में बदलाव नहीं करना है तो तकलीफ बहुत आता है। तो कास के कभी कभी पेशेंट काफ़ी अटक जाते हैं, अच्छे खासे पेशेंट भी ठीक नहीं हो पाते हैं। आयुर्वेद में आपको पता है कि कास क्या है, नॉर्मल में भी पता है कि कास इटसेल्फ भी एक डिसीज है, स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है। बहुत सारी बीमारियों में पाया जाता है, बहुत सारी बीमारी के अगेंस्ट में कास हो जाता है, और कास के अगेंस्ट में बहुत सारी बीमारी हो जाती है। जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका ट्यूबरक्लोसिस ही है। ट्यूबरक्लोसिस ये बोलते हैं भाई 15 दिन तक खांसी नहीं ठीक हो गई है तो टीबी के बारे में सोचिए, या क्षय रोग के बारे में सोचिए, तो वहाँ से चीज़ है। और कास किसी किसी बीमारी में बहुत वर्सन हो जाता है, खास करके एक जरा कास होता है, मतलब जो बुढ़ापा में आता है, वृद्धावस्था में आता है, तो यहाँ पे होता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है। तो अगर कोई ओल्ड एज का पेशेंट आ रहा है तो उसको कास उस ठीक कराना चाहते हो तो आपको बहुत डिटेल काम करना पड़ेगा, तब जाकर ठीक होगा, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो प्राण व स्रोतस की व्याधि है, सिंपल सी बात है, खांसी आती है तो हर कोई जानता है प्राण व स्रोतस का, क्योंकि हृदय और महास्रोतस वो है। हालांकि कास के केस में आप लंग्स के इन्वॉल्वमेंट मानते हैं, तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से प्राण व स्रोतस के मूल में वो भी आपका आता है, फुफ्फुस भी। ठीक है, निदान संप्राप्ति जो है, सब सारे पक्षी वगैरह को बढ़िया से देखेंगे। कास शब्द का होता है जो कांसे का पात्र होता है ना, उस तरह की आवाज होना, या खांसी का एक अलग टाइप का आवाज होता है। और खांसी भी देखो अलग अलग तरह की होती है, उफिंग कफ, ये कफ, वो कफ करके भी आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। या कई बार आपको समझ में आता है कि सिंपल कास है या काफी मुश्किल वाला कास है, जिसको ट्रिटोनियम टाइप लगता है, या कांसे के पात्र की तरह आवाज आता है। अब कांसे के पात्र का उतना ज्यादा हम लोगों ने यूज तो किया नहीं है, कि अगर हमने सोने चांदी के पात्र यूज करे होते और उसके पात्र यूज करे होते तो बहुत क्लियर का डिफरेंशिएशन, बट हम लोगों ने खांसी जितनी सुनी होती है तो हम लोग ये तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि भाई इसका एक्यूट अभी तुरंत आया है हुआ है, या जीर्ण है, या बहुत सीवियर है, इतना तो डिफरेंशिएट हो ही जाता है। और कई बार बच्चों के केस में होता है कि जैसे भी कल ही आप पढ़ रहे थे कि तमक श्वास के केस में होता है कि खांसता रहता है, जब बलगम निकल जाता है तो आराम आ जाता है, तो वहां पर भी रहता है। इसीलिए श्वास कास एक जगह है, या कई सारी जगह श्वास का सिक्का एक जगह दी जाती है, क्योंकि कफवातात्मक है तो पित्तस्थान समुद्भव, यहाँ पर भी एक कफवात की मेन संप्राप्ति रहती है, पित्त कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। और आम स्थान की मतलब आमाशय की चिकित्सा जरूर करते हैं, पेशेंट से जरूर पूछिए। जैसे अभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, अभी इस डिसीज का बहुत ज़्यादा कास का मतलब है, क्योंकि ये ऋतु ऐसी है, अभी बहुत सारे लोग को खांसी आ रही है। हेतुओं में आपका वही पता चलेगा, दिवाशयन बसंत ऋतु में मना होता है, और बसंत ऋतु में दिवाशयन बहुत आता है। अभी बसंत ऋतु कहेंगे तो लोगों को लगेगा बसंत ऋतु है ही नहीं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो अभी भी आपके सुबह शाम हल्की हल्की ठंड है, दोपहर में आपको फैन की ज़रूरत पड़ रही है, और सुबह शाम में जो ठंड है, मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उस तरह का, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपकी अग्नि उतनी अच्छी हुई ना, नवरात्र बीते अभी कुछ ही दिन हुए, अभी आपका जो बासंतिक नवरात्र गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी भी लघु आहार की ज़रूरत है। बट इंसान की आत्मा विचरती रहती है, मतलब वो कुछ ना कुछ खाता रहता है भारी भारी, तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। जैसे मैं क्यों बता रही हूँ, अभी हमारे घर में बच्चे हैं, सभी उल्टा पुल्टा भी खा रहे हैं, और साथ में शहद काली मिर्च वगैरह भी खा रहे हैं, हल्दी वाला दूध भी पी रहे हैं, और कभी मोमोज घर में बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो इंसान की जो ईटिंग हैबिट्स होती है, मेन प्रॉब्लम वहीं से आती है। अगर वाकई इंसान बहुत सुपाच्य खाना खाए ना, तो इस तरह की तकलीफ ना आए। और कभी मान लो ऐसा है कि इंसान है, मन तो भटकता है, तो जब कभी भी आप कुछ भारी खा रहे हो तो उस दिन जरूर एक रेचक औषधि ले लो, जिससे जो कचरा खाया है वो निकल जाए। खास करके साथ में दीपन पाचन द्रव्य भी ले लो, मतलब जो खाया है पच जाए। तो पुराने टाइम में लोग इस तरह की चीज़ें ख्याल रखते थे। या कई सारे व्रतों का मैं जानती हूँ, खास करके बुंदेलखंड में, चूंकि मैं रही हूँ, आप लोग अतर्रा में है तो वहीं की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर होता था खिचड़ी के एक दिन पहले लोग खूब उल्टा पुल्टा खाते थे, और उसके अगले दिन व्रत रहते थे। तो ये चीज़ें मैंने देखा तो कई सारे जगह पर ये चीज़ है, बट आज की डेट में लोग फॉलो नहीं करते। मीन्स गुरु पदार्थों का सेवन करेंगे, और लाइफस्टाइल में वर्किंग तो है ही नहीं, मतलब फिजिकल लेबर है ही नहीं, कुछ ना के बराबर है, तो इस वजह से ज़्यादा तकलीफ आ रही है। और अगर आप लोग को श्वास की पढ़ा रहे थे तो उसमें एक अर्टिकेरिया वगैरह वाला केस था, तो वहीं से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जिन लोगों को भी ये तकलीफ है, जैसे खारिश वारिश होती रहती है,
तो उनके केस में विरेचन उरेचन जरूर लें, उससे उनको तुरंत आराम आएगा। इन सारी चीज़ों को देखें, क्योंकि आज मैं समीर जमदग्नी सर का लेक्चर सुन रही थी, तो समीर जमदग्नी सर ने जो बड़ी सही बात बताई, अपने यहाँ किसी की मैंने केस टेकिंग करी थी, अभी मुझे बहुत अच्छी तरीके से नहीं याद है, तो वहाँ पर था ये कुछ, अभी मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो एक सेकंड में देख लेती हूँ, शायद मुझे याद आ जाए। मैंने लिखा था, मुझे लगा था कि उस इंसान के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ दवा हुआ खा करके किया हुआ है, तो वहाँ पर अगध वगैरह द्रव्यों का भी काफ़ी यूज़ कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो टाइप हैं वो आपके वातज पित्तज कफज ही हैं, क्षयज और क्षतज हैं, इस तरीके से हैं। लेकिन अभी आपने श्वास में देखा था, तो आपके श्वास टाइप था महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास, जो कि तीनों असाध्य थे। आपका तमक श्वास कृच्छ साध्य या नवीन वाला याप्त था, आपको याद होगा। और क्षुद्र श्वास जो था वो साध्य था, और क्षुद्र श्वास को वही आपने एक्सर्शनल डिस्पनिया और एक कार्डिक डिस्पनिया वगैरह केस बताया था। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि डिपेंड ऑन द कि आपके लंग्स की कंडीशन क्या है, डिपेंड ऑन द आपके हार्ट की कंडीशन है, उस हिसाब से श्वास भी जो होती है वो क्यूरेबल इनक्यूरेबल में आती है। बहुत सारे लोग होंगे, देखोगे सेल्फ वो जब बोलेंगे तो बोलते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा उनको ताकत लगाना पड़ता है, मतलब वहाँ से भी उनकी सांस की तकलीफ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ कास का याद रखिएगा, कांसे के पात्र के जैसी आवाज़ का है, कसनाथ कास है, कसगतो धातु है, कासनम कास है, कासरिकु शब्द है। तो इस तरीके से अगर डिटेल पढ़ना है तो उस तरीके से याद रखना। फिर भिन्न स्वर वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें हैं। एक मिनट साइलेंट कर दूँगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। फिर सुश्रुत जी ने क्या है ना कि अलग अलग निदान इसके नहीं बताए हैं, सिर्फ सामान्य हेतु कर है। और जो हमारे चरक जी हैं उन्होंने क्या किया है कि हर केस का अलग अलग हेतु बताया। वातज के अलग हेतु होंगे, पित्तज के अलग हेतु होंगे, कफज के अलग हेतु होंगे, क्योंकि हेतु के हिसाब से ही चीज़ें चलती है, तो वहाँ से डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। या आप साइन सिम्टम के बेसिस पर तो निकालने की कोशिश करते ही हो, और अगर पेशेंट से आप हेतु निकाल लेते हो तो वहाँ से आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के बाद में ट्रीटमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे नॉर्मली देखो, कास के मरीज को आपने देखा होगा, गाँव वगैरह में भी लोग कहेंगे कि तेल मसाला नहीं खाना, तला नहीं खाना। तला नहीं खाना है, मैं पूरी पकौड़े समोसे खाने की बात नहीं करती हूँ, लेकिन आप उनको घृतपान कराते हैं। जैसे वातज श्वास के केस में भी आपने देखा था कि रात को सोते हुए कराया था, इसलिए वातज कास के केस में भी कराते हैं, और मैंने कई बार किया और बढ़िया रिजल्ट आए हैं। उन पेशेंट्स में नहीं आते जिनकी अग्नि बहुत मंद होती है, जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जैसे अभी आप पीछे ही देख रहे थे ना, संतमक और प्रतमक, इस तरह की सारी चीज़ें थी, तो वहाँ से भी अग्नि का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही थी। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, अग्नि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर आप लोग लकी रहेंगे, जब आप लोग आएंगे प्रैक्टिस करने, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर जो लेबर क्लास के पेशेंट होंगे, मैं क्यों बता रही हूँ अभी आपको, पहले मुझे नहीं समझ में आता था, मैं सारे अनुभव से ही बता रही हूँ। क्योंकि अपने लोग को तो ये भी सोचते हैं ना, पेशेंट को ट्रीट कर दो, पॉकेट की अफोर्डेबिलिटी कैसी है, मेडिसिन कितनी बढ़िया, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। खास करके जब हम नई प्रैक्टिस करने आते हैं तो हमको लगता है पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो, तो इसलिए काफ़ी बड़ी बड़ी दवाएँ भी लिखते हैं, मतलब महंगी महंगी दवाएँ भी लिखते हैं। लेकिन मेरा अनुभव एक चीज़ ये मैंने देखा है कि जो गरीब मरीज रहते हैं, अधिकतर उनकी अग्नि थोड़ी ठीक होती है, क्योंकि अधिकतर वो फिजिकल लेबर करने वाले होते हैं। और अगर आपको इस तरह के पेशेंट मिलते हैं जो फिजिकल लेबर वगैरह करते हैं, आप ये समझो उनकी मेजॉरिटी डिसीज़ ईजिली क्योरेबल होती हैं, क्योंकि वो बैठे बैठे नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा फिजिकल लेबर करते हैं तो उनकी अग्नि ठीक रहती है। खाने पीने में हमारे आपके जितनी मतलब उस तरीके से उल्टा पुल्टा नहीं करते कि हम लोग बैठे भी रहते हैं और हमारा मुँह भी बहुत चलता है। वो अपनी पाचन क्षमता के हिसाब से खाते हैं। और अधिकतर गरीब मरीज मैंने देखा है, मैं कई बार घुमा फिरा कर भी सवाल पूछने की कोशिश करती हूँ, तो वो अधिकतर भूख लगने पर खाना खाते हैं। रही बात, एक और चीज़ होती है जो लेबर क्लास वगैरह में मुझे मिलती है, स्ट्रेस को बहुत लंबा नहीं ढोते हैं, मतलब उनको परेशान होंगे, परेशान होने के बाद छोड़ देंगे। हालांकि ये भी डिपेंड करता है लोगों के ऊपर भी, लेकिन नॉर्मली तब पर भी कुछ चीज़ें वो होती हैं। तो मैं अभी आजकल देख रही हूँ, या मेरे पहले भी जितने शानदार रिजल्ट आए हैं, अधिकतर मेरे लेबर क्लास वाले पेशेंट्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि नहीं, ये पेशेंट का इतनी जल्दी नहीं आ सकता था, बट जब पेशेंट सामने बोलता है, उसके रिलेटिव भी बोलते हैं, तो भी मुझे विश्वास नहीं होता। तो सामने भी मैं देखती हूँ। मैं आप लोग को क्यों बता रही हूँ कि जब आप लोग बेटा प्रैक्टिस में जाएंगे, तो कभी भी लेबर क्लास पेशेंट रहेगा ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ मत करिएगा, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, लेबर क्लास पेशेंट को बहुत प्यार से नहीं देखते हैं। मेरी तो परमात्मा की दया से अच्छी आदत थी, मैं शुरू से पेशेंट को बहुत प्यार से देखती थी। खास करके गवर्नमेंट में भी जब काम किया है, तो मैं पेशेंट को, वो जो अपना कंसेप्ट होता है बिजनेस का ना, कि ग्राहक है, तो उसी तरीके से हैंडल करती थी, भले मुझे वहाँ से 1 रुपया नहीं लेना होता था। तो मैं आपको लोग को भी यही बता रही हूँ, अगर जो शुरुआत में चाहते हो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तो जो आपकी लेबर क्लास पेशेंट है ना, उसको वाकई बहुत अच्छे से केस टेकिंग करके, ये मत सोचना कि इससे मैं फीस नहीं ले पाऊंगा, तो मैं क्या इसके साथ
साथ अपना सर फोनूँ, बढ़िया से उनको ट्रीट करना, मतलब केस टेकिंग करना, उसके बाद दवा लिखना, और उनके रिजल्ट जल्दी आएंगे। और जब उनके रिजल्ट आएंगे तो और सारे लोग को लेकर आएंगे, और फिर जब वो लोग आना शुरू करते हो तो धीरे धीरे और बड़े बड़े लोग भी आते हैं। क्योंकि सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ होता है, मेरे को लगता है आपके पास पैसा आने से पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है आपके पास कॉन्फिडेंस आना। और आपके पास जो कॉन्फिडेंस आता है वो आपके अपने किए गए कामों से आता है, मतलब आपने जो पेशेंट को ट्रीट किया होता है। जैसे मान लो मैंने बस्ती दिया, मैंने जान लिया कि हाँ बस्ती से कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होता है। अभी मेरा जो पेशेंट है उनकी सुबह का तो मोशन नहीं प्रॉब्लम आता है, लेकिन दोपहर के वक्त में उनको प्रॉब्लम होती है, दोपहर या शाम को लगता है तो उनको कई बार जाना पड़ता है उसको। तो मैंने कहा फिर से लीजिए, क्योंकि क्या किया उन्होंने 1 साल के अंदर 15-20 बस्ती लिया, मतलब 1 साल में, सोचो बड़ा लंबा ड्यूरेशन में। और फिर काफ़ी टाइम तक नहीं लिया, या मन करता है 10-15 दिन में एक बार बस्ती ले लेते हैं, और स्किन पूरी ड्राई है, हिस्ट्री लिया तो नाउ ही इज़ अ सीनियर सिटीजन, और उनका कहना है कि कभी भी दूध घी वगैरह कुछ खाया ही नहीं है। तो जब कुछ खाया नहीं, और उनकी बॉडी भी देखकर आप देखोगे ना तो ऐसे लगेगा कि चीमट लकड़ी, मीन्स इतना ज़्यादा ड्राइनेस है। अब उतने ज़्यादा ड्राइनेस में उनको घी बोलती हूँ खाने को, तो एलोपैथिक माइंडसेट में वो खा ही नहीं पाते हैं। एक 200 ml का भी दाढ़ी मात घृत ले जाते हैं तो पता नहीं जमाने गुजर जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को आपको खिलाना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप अग्नि के हिसाब से उनको खिलाइए पिलाइए, घी वगैरह दीजिए, रसायन औषधियाँ दीजिए, तब जा कर के पेशेंट रिकवर होता है, पेशेंट सस्टेन रहता है। वरना ये जो आपके पास सोफिस्टिकेटेड क्लास के पेशेंट आते हैं ना, ये कई बार ठीक होना इनका मुश्किल इसीलिए होता है। और एक तो मनमानी करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार डॉक्टर्स की बात भी नहीं सुनते हैं, अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझ लेते हैं। मैं कास का इसलिए बता रही हूँ कि अभी कास का ही एक हेतु था, एक पेशेंट मतलब का था, किसी और डॉक्टर का था, उनको हैंडल करने में नहीं समझ में आया, उन्होंने सिंपल कास समझा, बाद में ट्यूबरकुलोसिस निकल गया। तो कास कभी कभी बहुत बुरी तरीके से आप लोग को, या मतलब डॉक्टर्स को, हम लोग को परेशान करता है। ठीक है, तो कास के सामान्य निदान में ये वाला तो सबको याद ही रहता है, धूम धूली रोज इसके होता है, जो एलर्जिक ड्राई मतलब कफ होता है नॉर्मली लोगों को। कई लोग को व्यायाम वयाम ज़्यादा कर लेते तो उनको होता है, रुच्छन्न के सेवन से तो होता ही, खांसी आती है। भोजन का बीमार गमन हो जाए, जैसे खाते हो तो बोलने की जिन लोग की आदत होती है, पता है जैसे लगता है ना कभी कभी तक नाक से निकलने लगा, तो इस तरह के केसेस होते हैं। और चौथू बेगा अवरोध, अगर चौथू मतलब छींक का बेग रोकते हो तो उस वजह से भी होता है, तो पेशेंट से पूछना चाहिए। हालांकि ये सब चीज़ें कम पता चल पाती हैं बहुत ज़्यादा, तब मैं वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप मतलब बड़ा सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जीने के चक्कर में अपनी छींक के बेग को भी रोकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अपने नेचुरल अर्जेस को बहुत ज़्यादा रोकते हैं, क्योंकि 100 क्लास हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड दिखाना है, बहुत सिविलाइज्ड दिखाना है, उसके चक्कर में ये चीज़ें होती हैं। विशेष निदान में क्या होता है कि वातज कास में रुच्छ सीते तथा कषाय द्रव्य का सेवन करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, उपवास करेंगे, स्त्री भोग ज़्यादा रहेगा, बेग धारण वगैरह, आयास परिश्रम वातज कास को प्रवृत्त करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक हेतु आपके पेशेंट के अंदर हो सकता है, वो आप पेशेंट को देखो फिर पूछो तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह पित्तज हेतु में सारे वही कटु उष्ण विदाही उदाही खाएंगे, अम्ल खाएंगे, क्षारी पदार्थ खाएंगे, तो आपके जितने जंक फूड आते हैं बेटा वो सारे क्षारी पदार्थों में आते हैं। और कुछ लोग की आदत होती है खूब चटनी इमली ये सब खाने होने के, तो अम्ल में आ जाएंगे। और जो लोग को गुस्सा ज़्यादा आता है उनको भी कास की तकलीफ होती है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार ऐसे पेशेंट को आप तो वातज कास का समझ कर ट्राई मतलब हैंडल कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बलगम वलगम ज़्यादा नहीं निकल रहा होगा, लेकिन हेतु में उनके देखेंगे ना, कुछ लोग होते हैं अंदर उनको गुस्सा उनके उबलता रहता है हमेशा, तो वो भी हेतु का पता चलाना ज़रूरी होता है। आपको पेशेंट से पूछना होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे कल मैं आपको बताऊँ, एक पेशेंट की केस टेकिंग करी, सीए ब्रेस्ट था, तो कार्सिनोमा का केस है ब्रेस्ट का। पेशेंट के हेतु में सिर्फ मुझे एक हेतु नज़र आया है, वो 20 साल से पेशेंट एंटा एसिड ले रही थी, 20 साल या इसके ऊपर ही, क्योंकि उनका वो छोटा ऑपरेशन हुआ था, वही बच्चा बंद कराने वाला, तब से उनको गैस एसिडिटी की तकलीफ रहती थी। तो इतने सालों तक उन्होंने उसको खाया। नाउ शी इज एबव देन 60 ईयर, और वो बहुत कम एज में कराया हुआ था बच्चा बंद कराने का, मोस्ट वाले 25-25 के थे तभी, क्योंकि उन्होंने 35 साल वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा नहीं कि आपकी लाइफस्टाइल से उनके हेतु बहुत सारे नहीं निकले, कुछ भी ऐसा हमारे को खास मेन हेतु उनका यही निकला था। उनको मेडिसिन वगैरह बता दी गई हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रेस वगैरह सारी चीज़ें पूछी थी, वो उन्होंने नहीं बताया था। तो आप ये भी याद रखिए, कभी कभी किसी पेशेंट का भी देखिए गुस्सा उनको कितना आता है। कुछ लोग के अंदर ही अंदर खोलते रहते हैं, मतलब बाहर से गुस्सा नहीं करेंगे बट अंदर उनके माइंडसेट में बहुत गुस्सा चलता रहता है।
उसी तरीके से अत्यधिक आराम या निद्रा करे को, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं, दिन भर पसरे रहते हैं इस मौसम में भी, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। फिर क्षतज काश तो पक्का सी बात है कि ज़्यादा व्यवहार करेगा या भार उठाएगा या बहुत ज़्यादा मार्ग चलेगा दुसाहस शक्ति से अधिक, तो ये क्षतज काश होगा, मतलब किसी वजह से लॉस हो गया, चोट चपेट लगता है तो भी इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं। और क्षयज काश में विषम आहार, असात्म आहार, अतिमैथुन, वेगधारण, घृणाशों की सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे वजह है ना। और क्षयज काश का जो पेशेंट मिलेगा वो ऐसा नहीं होगा अचानक पैदा हुआ होगा। क्षयज काश का पेशेंट जो होता है ना, वो आपका टाइम लगता है, मतलब उस पेशेंट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्षयज काश का पेशेंट है। उसे पूछेंगे आपको खांसी कितने दिन से आ रही है, ऑन ऑफ कितने दिन से आ रही है, कितने सालों से आ रही है, और मरीज बड़ा जीर्ण शीर्ण सा नजर आता है, तो वहाँ से भी समझ में आता है। जैसे मैंने अपने उस पेशेंट का बताया था कि हाँ मुझे वो लग रहा है, अब मैं उसको रसायन और उस तरह की औषधियाँ देने का टाइम आ चुका है। वैसे भी जब मैंने उसको शुक्र शोधन गण दिया तो रिजल्ट आ गया था। तो मैं आपको बताऊँ, शुक्र शोधन गण कहीं पर भी आपका पेशेंट है जहाँ पर आपको वाइटलिटी उसकी पावर कम दिख रही है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता कम दिख रही है, या सीए का केस है, मतलब कैंसर का केस है, तो आप वहाँ शुक्र शोधन गण दीजिए। तो शुक्र शोधन गण थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, व्यास आयुर्वेदा का आता है, मैं उसका यूज़ करती हूँ। आपको जिस ब्रांड का मिल जाए, अगर आप खुद बना सके तो दैट इज़ मच मोर बेटर, बट जिस भी ब्रांड का आ जाता है तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करिए, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आप वहाँ पर शुक्र शोधन गढ़ चला सकते हैं। तो इसमें दुनिया भर के जो निदान होंगे, कुछ अभ्यंतर निदान होंगे, उनसे दूषित होगी प्राणवायु और उदान वायु। काश में हमेशा समझ लो ना, क्योंकि गले से खांसता है, मतलब खांसी आती है, गले में भी जोर पड़ता है, तो हमेशा आपके बोलने में भी उदान वायु का रोल होता है, खांसी में भी उदान वायु का रोल होता है। अभी आपने श्वास पढ़ा तो वहाँ उदान वायु नहीं था, बट यहाँ पर है, तो लॉजिक के साथ याद रखोगे कि बोलते वक्त भी हमारी उदान वायु का मेल लगता है, कंठ में उसका जगह है, और काश में भी यही है। श्वास में तो मेनली छाती से चलता है ना, लंग्स से सिस्टम होता है, उसमें उतना नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा, वरना एग्जामिनेशन के टाइम में सब मतलब मिक्सिंग हो जाती है। इसमें क्या होता है, वायु की ऊर्ध्व गति होगी, सह घोषा निरेति वक्त्रात का सह, तो मतलब आवाज के साथ निकलता है। खांसता है कोई तो आवाज होता है ना, जो एक कहावत है कि अगर किसी कोई खांसी का मरीज है तो उसको चोरी नहीं करना चाहिए, मतलब चोर नहीं बनना चाहिए। भाई चोर हो, खांसी आ जाएगी तो पकड़े जाओगे ना, तो खांसी तो ऐसी तो चीज हो नहीं, काश आपका ऐसा चीज नहीं है कि जिसमें आवाज नहीं आएगी, तो इसमें सघोषा नहीं रहती, वक्त्रात है, वक्त मतलब मुंह होता है। तो इसमें दोष में वात प्रधान है और कफ साथ में इन्वॉल्वमेंट रहते ही है। दुष्य में देखो स्वर भी है, रस भी है, अन्न भी है। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बता दूं, रस का मतलब रसपाचक भी दे सकते हैं अपने पेशेंट को बड़े आराम से, क्योंकि रस धातु की दृष्टि है। वैसे भी कोई भी बीमारी होती है रस धातु की दृष्टि होती है, तो रस हमेशा दे सकते हो, क्योंकि पहली धातु वही है भाई। आहार रस का परिणमन होने के बाद पहली धातु बनेगी, तो रसपाचक आप आराम से पेशेंट को दे सकते हो। बट स्वाद बड़ा गंदा होता है, तो टैबलेट वैबलेट फॉर्म में देकर काम चला लेना। अन्न है, अन्न का सही नहीं पाचन हो रहा है, इसका मतलब दीपन पाचन औषधियों का भी काम चलाना पड़ेगा। अधिष्ठान में गला अर्थात कंठ है, और ये वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षयज होता है। मैंने आपको टाइप बता ही दिया शुरुआत में ही। और इन सब का क्या है कि वात से पित्त, पित्त से कफ जो है ये उत्तरोत्तर होते हैं, और क्षतज और क्षयज हमारा लास्ट में होता है। तो जो हमारे क्षयज जी हैं लास्ट में साथ है जाते हैं, तो उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। और जरा काश यहाँ पे होता, क्यों, बुढ़ापा है, इटसेल्फ है, वात प्रधान व्याधि है, और वात की अवस्था है। और अधिकतर पुराने टाइम में लोग या जब वृद्ध होते थे तो अधिकतर बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाते थे। आजकल कुछ पेशेंट्स भी आपको जीर्ण शीर्ण वाले मिलेंगे और कुछ इटसेज मेदस्वी मिलेंगे, तो आपको दोनों को ही ट्रीट करना समझ लो मुश्किल सा हो जाता है। ठीक, हाँ सर ने एक चीज जो बात करी थी आप लोग से वही बता रहे हैं, जो मेदस्वी पुरुष होता है अधिकतर उसमें इटसेल्फ अर्श डेवलप हो जाता है। तो अर्श रोग की जो चिकित्सा वाले द्रव्य हैं आप मेदो रोग की चिकित्सा में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बड़ी सही सी सर की सोच थी, मतलब मैंने कहा आगे से इस पेशेंट किसी भी पेशेंट में यूज करके देखेंगे। अब पूर्ण रूप में आपके पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सब तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि सुखपूर्ण गलाशयता किसका है, तो ये आपका काश का पूर्व रूप है, या कंठे कंडू जो है ये भी है ना। नॉर्मली लोग बोलते हैं खांसी आने वाली होती है तो गले में खराश सी होती है, तो कंडू होती है, खुजली, कुछ लोग को इस तरह के लक्षण आपको कुछ पेशेंट्स बताएंगे जो वाकई अपने प्रति अवेयर होते हैं। जो पेशेंट अवेयर नहीं होता है वो नहीं बताता, मैं आपको बता दूं। और कुछ लोग को खाना खाने में भी तकलीफ होती, कभी मतलब लगता है कि हाँ यार गले में खाना खिसक नहीं रहा नीचे, इस तरह की भी तकलीफ पहले के लोग बताते थे। आजकल के पेशेंट तो गूगल बाबा की जय हो अलग तरीके से बताते हैं कि मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, इसनोफिल ए बढ़ाया है, बेसोफिल ए बढ़ाया हुआ, ये हुआ है, अब बताइए मैडम क्या ट्रीटमेंट देंगी।
इस तरह के पेशेंट आने लगे हैं। और स्व शब्द वैषम्य भी है, और यही सारे लक्षण हमारे चरक जी ने भी अलग से डाला है। तो हृदय प्रदेश, संघ प्रदेश, सिर, उदर तथा पार्श्व में शूल होगा। पक्का सी बात है कि वातज है तो वात की वजह से शूल होता है। मुखमंडल की कांतिहीनता होती है, जो अच्छा खासा खांस रहेगा तो फिर मतलब सामने वाले की हालत तो खराब रहती है। काश में कई बार आप देखो ना बहुत बुरा हालत मच जाता है, आप चेहरा देखकर बता सकते हो। तो ऊफिंग कफ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा। तो ऊफिंग कफ के पेशेंट वाकई बड़े मुश्किल से होते हैं देखने में, मतलब दया आती है उन सब सारे पेशेंट्स को। ट्रॉपिकल पल्मोनरी स्नोफीलिया और ड्राई कफ वगैरह, और स्नोफीलिया वगैरह के पेशेंट्स को आप पूछोगे ना, खास करके जब हमारे फादर उधर की जनरेशन थी तो उस टाइम में एलोपैथी वालों ने बड़ा फैलाया हुआ था, स्नोफिल है हमारे को, स्नोफीलिया है, मेरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमें आती नहीं थी, पता नहीं थी। और पेशेंट का सब उल्टा पुल्टा चलता था, मतलब रात्रि जागरण भी चलता था, दिवाशन भी चलता था, खाने पीने का इधर उधर चलता था, सारे हेतु चलते थे। हम लोग वो सब चीज़ें ठीक कराते नहीं थे क्योंकि हमें हेतु नहीं पता था। और जब हमें हेतु नहीं पता होता और हम सोचते हैं कि हम अपनी आयुर्वेद की दवाएं दे देंगे, तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों का थोड़ा सा वेग को कम कर सकते हो, आप ठीक नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका मरीज ठीक हो तो संक्षेप तो क्रियायोग निदान परिवर्जनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा या पेशेंट को फॉलो करवाना पड़ेगा, ये दिमाग में रख लो। और इस उम्र से रख लोगे तो पक्का फॉलो करा लोगे और वाकई बहुत शानदार चिकित्सक बनोगे। फिर पित्तज कास में उरोबिदार, ज्वर, मुख शोष, तिक्तासता, तृष्ण, कटु, पित्तवमन, दाह तथा पांडु, ये सब होते हैं। जीर्ण ज्वर होता है, पित्तज कास का पेशेंट होगा तो उसमें देख लीजिएगा पित्त के क्या क्या सिम्टम है। मतलब एक तो उसका रूप है भाई खांसी आती ही आती है, अब खांसी के अलावा और क्या अलग से सिम्टम हैं वो देख लेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कफज कास है कि पित्तज कास है कि वातज कास है। उसी तरह इसमें भी हो जाएगा। कफ से लिप्त मुख होगा, सांद्र कफ कफ के साथ तीव्र काश, जैसे ब्रोंकाइटिस है, प्रोडक्टिव कफ है। तो देखो कफ भी दो तरह का मतलब पेशेंट को निकलता है। कुछ पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उनका गला भी खराब रहता है, बोलने में भी तकलीफ होती है, बट मैंने उनको देखा कभी बलगम नहीं गिरता है। मैं ऐसे पेशेंट को पर्सनली जानती हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा है उस पेशेंट को कभी बलगम जाए। बट कुछ लोग होते हैं उनको खांसी इतनी सी आती है, मतलब बहुत थोड़ी सी, और उनके पास बलगम बहुत ज़्यादा आता है। तो बलगम अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो पक्का सी बात है कफ वाला है, और अगर बलगम नहीं जा रहा है तो आपका ड्राई कफ है। इस बात का याद रखें। तो दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और ड्राई कफ की प्रॉब्लम अधिकतर जो होती है टीचिंग कम्युनिटी को ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा चरक ने कहीं लिखा हुआ है, मुझे देखो रेफरेंस अब के याद नहीं रहते हैं, अदरवाइज मैं बता दी थी कि जो लोग स्वर का काम करते हैं, मतलब बोलने का ज़्यादा काम करते हैं या गायन का ज़्यादा काम करते हैं, उनको डेली सुबह सुबह घृत पान करना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो इस तरह के, तो सुबह सोकर उठा, ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद में 1 चम्मच देसी घी डाल लिया मुंह में, ठीक है, 1 चम्मच सुबह पी गए, और उसी तरह रात को सोते वक्त 1 चम्मच पी गए। अब किस पेशेंट को पिला पाओगे? पहले तो घृत पिलाना बड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि घृत का स्वाद इतना भी अच्छा नहीं था, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैंने खुद पी पाकर देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मल घी का भी अगर बचपन से बच्चे ने पिया है तो ठीक है, वरना मैं क्या करती हूँ, चुटकी भर सेंधा नमक डालकर गर्म कर लेती हूँ, तब पीना थोड़ा सा ठीक हो जाता है, क्योंकि बचपन से फ्लेवर तो बना नहीं होता है। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट की अग्नि का भी ख्याल रखना है। वो 1 चम्मच घी भी पिलाना अग्नि को ठीक करके ही आप पिला सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले होते हैं। तो वहाँ पर आप ये करिए, तो दीपन पाचन औषधि दीजिए और साथ में उनको बोलिए कि अपनी 1 रोटी कम कर दो, लेकिन घी जरूर खाओ, ठीक है। तो वहाँ से आप उनको घृत पान करा सकते हैं। जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर उनको बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो घृत जो होता है वो मेध और रसायन की तरह दोनों तरह काम करता है। और घृत के पता नहीं क्या क्या गुण है, मतलब आप एक तरीके से समझो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बस आपको घृत सही मिल जाना चाहिए। सही घृत मिल गया तो सही तरीके से आपने सेवन करा दिया तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। फिर उसके बाद जो है हमारे क्षयज छतज कास वगैरह हैं। तो छतज कास में कबूतर के समान होता है, वो जो हमारे पास उस तरह ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के पेशेंट आते थे ना, तो हम लोग कहते थे कि ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स में रहता है कि कबूतर के कूजन मत, पारावत कूजन, पारावत वर्ड यूज़ होता है। तो कबूतर के समान जो छतज कास में होता है, तो वो तो आप स्टेथो में सुन सकते हो। और जो रोंकाई वगैरह आप लोग पढ़े थे ना कि कहाँ पर रोंकाई मिलेगा, कहाँ ब्रीज मिलेगा, कहाँ विजिंग साउंड मिलेगा, तो ये सब सारे साउंड्स को आप वहाँ से देख सकते हो। तो इम्फाइसीमा वगैरह की कंडीशन मिलता है, और इम्फाइसीमा वगैरह की कंडीशन तो काफ़ी क्रिटिकल होती है।
इसी वजह से भी हो जाता है। और क्षय काश में क्या होता है, सरक्त स्टीवन हो गया। तो जब सपू या सरक्त स्टीवन हो गया तो ये सब सारी कंडीशंस आपको ट्यूबरकुलोसिस की लेटर स्टेजेस में ज़्यादा मिलती हैं, तो वहाँ पर तकलीफ हो जाती है। मीन्स आयुर्वेद का सिंपल ये काश नहीं रह जाता है, वो काफ़ी मुश्किल वाला काश क्षय में जब जाती हैं तो चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो आप पेशेंट की जनरल कंडीशन को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर कट डिफाइन है कि अगर सारे लक्षण अवेलेबल नहीं है और पेशेंट बलवान है, देन व्याधि हमारी क्यूरेबल होती है। ठीक है, जैसे आपने कोविड के केस में देखा था कि कोविड जब बच्चों को होता था तो इजीली क्यूरेबल होता था, और जब बड़ों को होता है तो इजीली क्यूरेबल नहीं होता है। उसमें भी साथ में साइंस मतलब टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई वाला ये कंसेप्ट है कि जब बड़ों को हो रहा है, साथ में अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, इस तरह को कोई क्रॉनिक बीमारियां पहले से ले रखा है, तो आपको पता है उसका शरीर कमज़ोर हो चुका है। तो ऐसे लोग को जब कोविड हुआ था तो वो बहुत परेशान किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। बस हम ये रख लें कि कोविड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग को कोविड हुआ था और उनके थोड़े थोड़े ही फर्क आए थे। बहुत सारे लोग को कोविड में डेथ हुई, बहुत सारे लोग को ज़्यादा फर्क आया, और बहुत सारे लोग को कोविड आकर चला गया, उनको पता भी नहीं चला। तो आपकी व्याधि क्षमता, आपकी शरीर की क्षमता जितनी होगी उस हिसाब से पता चलेगा। तो आपके पास कभी कोई मरीज किसी भी बीमारी का आता है तो उसकी कम से कम इतना तो जरूर देख लो कि क्या सारे साइन सिम्टम प्रेजेंट है और क्या पेशेंट के अंदर कितनी ताकत है। उसके हिसाब से फिर डिसीजन लीजिए। और प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि हमें पेशेंट को ये बता देना चाहिए कि भाई आपकी बीमारी की कंडीशन है एंड यू हैव टू डू दिस थिंग्स, है ना। वो ये नहीं चलेगा कि पेशेंट को आपने नहीं बताया है तो पेशेंट परेशान हो जाएगा और कई बार छोड़कर भी चला जाता है। तो दोनों ही केस में अपना ही लॉस होता है। तो ये सब सारे चीज़ें, और क्षीण अगर मरीज होगा तो उसमें कोई भी बीमारी रह जाती है तो वो तो असाध्य हो जाती है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो लोग रहते हैं, विषाद रोग वर्धना नाम मैं कहती हूँ, कोई भी बीमारी है और बहुत ज़्यादा अंदर स्ट्रेस पाल कर रखे हो, या अंदर एक दिमाग में आपके फोबिया बैठ गया है, या अंदर डर बैठ गया है जिसको कह लो कि मैं तो कभी नहीं ठीक हूँगा, मैं तो मर ही जाऊँगा इस मरीज से। जैसे वो मेरा OCD वाला पेशेंट है, वो तो एकदम फ्रस्ट्रेट करके रख दिया है मेरे को। क्यों? क्योंकि वो मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा वक्त बे वक्त, और एलोपैथी वाले मैम दवा दे दी है, मैं दिन भर सोता रहता हूँ, मेरे को 2 दिन से मोशन नहीं आया, और आप कोई दवा बता दोगे तो उसको टाइमली लेना ही नहीं है। मतलब आपने आज दवा बताई तो हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद हो लेगा। मीन्स आयुर्वेद का फॉलो नहीं करना है, बट आयुर्वेद के डॉक्टर का सर वो करना है, और एलोपैथी वाले सिर्फ उसको मेडिसिन दे करके सुला रहे हैं। और एक बात मैं भी बताऊं, जहाँ पर भी इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिससे सोता है ना पेशेंट, बाद में उसका ब्रेन बहुत ख़राब हो जाता है, उसमें सोचने समझने की कोई क्षमता ही नहीं रह जाती है। एंड सबसे बड़ी त्रासदी उस पेशेंट की है, ही इज़ मतलब यंग मैन, 30 के अंदर की एज है, तो वैसे केसेस में और दया आती है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसमें दे रखा है कि कहाँ पर किस चीज़ से कंपैरिजन है। तो वातज काश में जो होगा शूल होगा, शुष्क ड्राई कफ होगा, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग ऑलमोस्ट बता दिया है, वो सब सारी चीज़ कर लीजिएगा। अब चिकित्सा में देखिए स्नेहन कराते हैं, तो स्नेहन इसकी बेस्ट चिकित्सा है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग बोलते हैं कि भाई या तो तेल लगा लीजिए सेंधो और घृत का मालिश कर लीजिए, और उसके बाद में हल्का सा गर्म से मालिश कर लेंगे तो बहुत अच्छा आएगा स्नेहन चिकित्सा। हाँ, ये चीज़ और याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह का स्नेहन करा रहे हैं बाय अभ्यंग, तो उस केस में हमेशा पंखा बंद रहेगा, डायरेक्ट एयर की एंट्री नहीं होनी चाहिए पेशेंट की बॉडी पर। इस बात का ख्याल रखें, ये नहीं पंखा चला करके आप स्नेहन कर रहे हैं फिर वो चीज़ लेने के देने पड़ जाएंगे, या AC चला करके कर रहे हैं या कूलर चला रहे हैं, तो वहाँ पर कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। तो स्नेहन विशिष्ट चिकित्सा, चूँकि वातज का अगर होगा तो आप स्नेह पान कराएंगे, मतलब घृत का पान। तो स्नेह पान में अधिकतर कोशिश क्या करिए, घृत का पान कराया करिए। ठीक है, तो घृत पान कराएंगे, बस्ती भी देंगे आपको, जैसे दशमूल तेल से भी बस्ती दे सकते हैं आप, सचर से भी दे सकते हैं आप, क्षीरबला से भी दे सकते हैं। आपके पास बला अश्वगंधा तेल है, आपके पास चंदन बला लाक्षादी तेल है, बहुत सारे तेल हैं, आप डिसीजन लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो आपके पास कैस्टर ऑयल भी है, हल्का सा उसको गर्म जरूर कर लीजिए, एक बार गर्म कर लीजिए। बल्कि बेस्ट तरीका होता है कि पहले हल्का सा गर्म कर लो, इनडायरेक्ट गर्म करना होता है बस्ती की तरफ, आपको हमेशा पता है। मतलब कि एक बर्तन में पानी ले लिया, वो नीचे से गर्म हो रहा है, उसमें आपने अपना ऑयल वाला कंटेनर रख दिया, वो गर्म हो गया, अच्छा खासा गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लो, मतलब दैट शुड बी सुखोष्ण, बियरेबल टेम्परेचर हो जाए तब पेशेंट को दे दो। बेस्ट तरीका हो जाए, क्यों? आपने जब उसको अच्छा खासा गर्म कर लिया तो उसका आम दोष जो रहेगा ऑयल का चला जाएगा। और उसके बाद सुखोष्ण इसलिए कर लिया कि भाई अंदर जाते तो बहुत गर्म नहीं रहना चाहिए कि दाह न कर दे।
ठीक है। तो इतना हो कि पेशेंट बेरेबल हो तो आप उसके हाथ पर टच करा लीजिए। तो जो सिंपल ऑयल होते हैं उनके लिए तो बड़े जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि छिरबला वगैरह मार्केट में जितने मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, लेकिन जो कैस्टर ऑयल होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो इसकी बस्ती देने में बड़ी लगता है ताकत की ज़रूरत है। तो वहाँ पर थोड़ा सा गर्म रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए मैं अभी कैस्टर ऑयल की बस्ती कम देती हूँ, मात्रा बस्ती, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है तो फिर छोड़ देती हूँ उस काम को करने में। ठीक है। तो घृतपान कराइए, बस्ती दीजिए, पेया है, यूश है। अब पेया और यूश वगैरह दोगे तो पक्का सी बात है आप वात शामक द्रव्यों से सिद्ध करके देंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। क्षीर है, उसी तरह से दूध भी ऐसे देना, प्लेन दूध मत दीजिए। मांस रस वगैरह का सेवन कराइए, क्योंकि वातज है तो वात में क्षरण हुआ रहता है, तो मांस रस खिलाना है, मांस नहीं खिलाना है। बट होता क्या है कि लोग आजकल मांस खाना शुरू कर देते हैं। मांस रस देना है, औषध है, धूम है, औषध मतलब साधित स्नेह वगैरह सब दे सकते हैं, अभ्यंग करा सकते हैं, परिषेध करा सकते हैं, स्निग्ध स्वेद करा सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से रिजल्ट आएगा। संशोधन में आप ये कर सकते हैं, जैसे मलबंध वगैरह है तो विरेचन भी दे सकते हो। बस्ती उसके लिए प्रॉपर बस्ती देना पड़ेगा। अगर मलबंध होगा मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह केस में तब तो निरूह वाली देनी पड़ेगी, या सस्नेह निरूह दे सकते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। और जैसे मल शुष्क हो, वायु की ऊर्ध्वगति हो, पित्तज तो वहाँ पर भोजनोत्तर घृतपान है। और कफ युक्त वातज कास तो स्नेह विरेचन देना चाहिए। तो देख करके पेशेंट का डिसीजन ले जाता है। तो थ्योरेटिकल में आप लिखते हो, आपको समझ में आता है कि मुझे मरीज को क्या देना। आप पूछिए कि स्टूल कैसा हो रहा, कितना हार्ड है, कॉन्स्टिपेशन का भी अलग अलग तरह के टाइप होता है, तो वहाँ समझना पड़ता है। वहाँ पर ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग को होता है ना प्रेशर आता है, होल्ड करते हैं, तो उसके बाद जो होता है तो वहाँ पर पहले उनका बेगावरोध वाला बंद करवाना पड़ेगा। और साथ में कुछ रात में ही ऐसा हल्का सा लग्जेटिव दीजिए ना जिससे साफ हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है कि हल्का सा जब आप विरेचन देकर बस्ती देते हो तो उस बस्ती की इफिकेसी ज़्यादा आती है अच्छी, इस वजह से मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब आप बस्ती देते हो ना तो आपकी भी मेहनत लगती है। जैसे डिलीवरी कराते हैं तो जितना डिलीवरी करने में मेहनत लगती है उससे ज़्यादा उसके जितने बर्तन होते हैं ना उनको क्लीन करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। तो इसी तरह बस्ती के साथ भी होता है। शुरुआत में भाई क्लिनिक खोलोगे तो अटेंडेंट से थोड़ी वॉश कराओगे, तो आपको ये सब सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। औषध प्रयोग में कंटकारी घृत है, पिपल्याद घृत है, तृष्णाद घृत है, रासना घृत वगैरह है। अवलेह में आपके पास चित्रकादि, अवलेह, बिडंगादि, अपराजित है, दुरालभ आदि। दुरालभा बहुत अच्छे से लोग यूज़ करते हैं कासवास वगैरह में। धारंगी आदि है, भारंगी भी बहुत अच्छी हो जो होती है। कंटकारी है, कंटकारी इटसेल्फ बृहति है, कंटकारी बहुत बढ़िया काम करती है कासवास वगैरह में। अगस्त्य हरित की है, हरिद्राखंड है, गुराद्रक, सरिशाद। तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, रट्टा मार सकते हैं। आपकी ये है कि किस ड्रग पर आपको ज़्यादा यकीन है, आपको यूज़ कर लिए। चूर्ण में बिडंगादि है, द्विक्षारादि है, सट्यादि कल्प वगैरह है। उसी तरीके से चूसने के लिए आप लौंगादी बटी दीजिए या विषादी बटी दीजिए। पहले हमारे टाइम में जब लौंगादी बटी आती थी उसके बहुत शानदार रिजल्ट आते थे। अभी मार्केट में जो लौंगादी बटी आ रही पता नहीं क्या उसकी नहीं मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो रही तो नहीं आ रही है। विषादी बटी वगैरह भी है बट बहुत ज़्यादा ड्राई कफ में आजकल ये सब भी काम नहीं कर रही हैं। हाँ, आप चाहते हो इनकी एफिकेसी बहुत अच्छी हो तो आप खुद बनाओ, तब वाकई बहुत काम करती हैं। इसी तरीके से सिरशादी क्वाथ है, पुष्करमुलादी क्वाथ है, भारंगी क्वाथ। तो आप इटसेल्फ देखोगे ना कासवास के बहुत सारे मेडिसिन क्या है, कॉमन है। उसी तरीके से धूमवर्ती में मनसुलादि धूम, प्रोपनादि धूमवर्ती, मनसलादि धूमवर्ती, हृदयादि धूमवर्ती, गुत्वादि धूम वगैरह, यावन्यादि पेया है। ग्राम में अनुप जलोदय मांसरस देना है, या मांस कपी कच्छू उसके साथ साली दोगे तो कपी कच्छू बहुत बढ़िया क्यों काम करता है, क्योंकि आपको एक नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करता है। और कपी कच्छू जो होता है बहुत बड़ा समझो आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। जितनी वृक्ष औषधियाँ होती हैं ना वो बहुत नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करती हैं, बहुत सेडेटिव की तरह काम करती हैं। नींद अच्छी आएगी, सेडेटिव मतलब वो वाली कि बढ़िया से नींद आएगी, अच्छी सी फीलिंग आएगी, वेल बीइंग वाली एहसास आती है। तो इसलिए वृक्ष औषधियाँ वहाँ से वैसे सेवन कराना चाहिए। पेशेंट को माइंडसेट थोड़ा सा वो बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो गूगल बाबा वाला पढ़कर रिपोर्ट ना अलग तरीके से दिमाग में ले लेते हैं और फिर वो काम नहीं करती जिस काम के लिए हमने पेशेंट को दिया है। शाली योग, गोधूम, षष्ठी करने का सेवन है। वास्तुक मतलब होता है बथुआ है, क्योंकि बथुआ अगर आप देते हो तो पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। मकोई है, मकोई इटसेल्फ काकमाची जो होती है बहुत बढ़िया पित्त पर काम करती है, मतलब सॉरी पित्त पर करे, यकृत पर बहुत बढ़िया काम करती है। तो पित्त सारक तो है ही, लेकिन यकृत पर बहुत बढ़िया काम करती है आपके। मूलक है, सुनिश्नक, चौपतिया, घृत, तैल आदि स्नेह, दुग्ध, चुरस, गुड़, विकार, दधी, आरनाल, अम्ल, प्रसन्ना, मधुर अम्ल, लवण पदार्थों का सेवन इत्यादि जो है सब सारे। वातज कास है ना, तो वातज कास में उल्टी वाली चीज़ें हैं। अगर कफज होता है तो यही सारी चीज़ें आपकी अपत्य होती हैं। उसी तरह पित्तज कास में क्या करेंगे, वमनयुक्त द्रव्य से घृत से वमन करा दो, क्योंकि जो भी जितने कास वगैरह होते हैं वहाँ पर कोशिश किया जाता है अगर बलगम फंस रहा है और उस वजह से खांसी आ रही है तो निकाल दो, वमन करा दो। तो मदन फल, काश्मरी, मधु क्वाथ, मधु मतलब आपकी मिलेटी हो गई,
तो आप मदन फल चाटन के लिए दे दो और मधुपात पिला दो उसके फांट से, तो जितनी ज़रूरत होगी उतना निकलेगा। तो उस तरीके से बहुत सारे तरीके होते हैं। थोड़ा बिडंग विडंग भी डाल देते हैं, हालांकि मैं प्रॉपर वमन नहीं कराती क्योंकि प्रॉपर वमन के केस में थोड़ा सा घृतपान करा करके ही कराते हैं। और जब अगर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा होता है तो आप सद्य वमन भी करा सकते हैं। विरेचन के लिए त्रिवित वगैरह यूज़ करना है, विरेचन जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से विरेचन करा लीजिए, ठीक है। फिर संसर्जन क्रम में भी शीतल मधुर पेय वगैरह कराएंगे बाद में। और अगर गाढ़ा कफ रोगी है तो पक्का सी बात है उसको रुक्ष द्रव्यों का सेवन कराओगे। देखना पड़ता है कि कंडीशन कैसी है पेशेंट को, उस हिसाब से संसर्जन क्रम वगैरह, क्योंकि विरेचन कराया है तो पक्का सी बात है हमें संसर्जन क्रम कराना पड़ेगा। अगर हमने वमन भी कराया, चाहे लघु वमन भी कराएं चाहे लघु विरेचन, तो उसमें भी हमें संसर्जन क्रम का फॉलो कराना होता है। तो अगले दिन आप बोलिए पतली खिचड़ी दलिया खाना है, ये नहीं कि आज आपने वमन कराया कल पेशेंट छोले खा रहा है, कुलचे खा रहा है, इस तरह की चीज़ें खा रहा है, या आपने पेशेंट को वमन विरेचन कराया 2 दिन बाद आप देखो किसी जगह बैठ करके सिंधु सूट से या यहाँ कुछ खा रहा है, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। फिर औषध में द्राक्षा अम्ल के ले, क्योंकि पित्त वाला है, खरजूरादि ले, शर्करा ले, त्वगादि ले, त्वग मतलब आपकी दालचीनी हो गए, पिपलिया ले, चरकोक्त पंच ले है, बलादि क्वाश, शट्यादि क्वाश, शटप्रस्थ घृत, क्षीर घृत, क्षीराम्ल घृत, जैसी भी है हिसाब से यूज़ कर सकते हो। शरादी पंचमूल क्षीर है, स्थिरादि क्षीर है। अनुपान में शर्करारंभ द्राक्षा इस्तेमाल कर सकते हैं। इच्छू रस, दुग्ध तथा अन्य मधुर शीतम अविदाही द्रव्य पदार्थ श्रेष्ठ हैं, बट ये तभी श्रेष्ठ हैं जब प्योर पित्तज होगा। अगर कफज का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वहाँ पर सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो वहाँ द्राक्षा रस मत दीजिएगा, द्राक्षा रस वगैरह देंगे तो चलेगा। पथ्य में जांगल पशु पक्षियों का मधुर मांस रस है, मुदगात की यूज़ है, तिक्त रस वाले शाकों के साथ सेवन कराना है, सब सारी चीज़ें हैं। मधु है, मधुदक को कराएंगे। और पतला कफ है तो साली षष्ठी का रस को मांस रस आदि के साथ भोजन देना श्रेयस्कर है। कफज कास के रोगी को तो पक्का सा वमन अच्छा सा करा दो, लंघन कराओ। कफनाशक जो है पदार्थ कटु उष्ण देव यो का अन्न दीजिए। यूष भी उसी हिसाब से उन सब सारे द्रव्यों से सिद्ध करके त्रिकटु वगैरह शुंठी वगैरह डालकर दे सकते हो। मधुदक दे दिया, अम्ल द्रव हो गया, उष्णाम्बुतक तथा स्वच्छ मद्य का सेवन। मद्य वही इटसेल्फ आयुर्वेद वाला, ये नहीं कि आजकल जो मद्य चलता है, क्योंकि मद्य का भी सूक्ष्म स्रोतों शोधक होता था, लेकिन आजकल का मद्य नहीं है, ठीक है। पानी में उसके साथ में नवांग यूष है एक, और ये आपको चरक का पमर तंदुली अध्याय में यूष के बहुत सारे जो 28 टाइप दे रखे हैं ना पिया और यूष वगैरह के, तो वहाँ से आपको बहुत बढ़िया से आइडिया मिलेगा। और पुष्कर मूलादि पानी दे सकते हो। देवदारवादी लेह है, देवदारवादी लेह काफ श्वास में वगैरह बहुत बढ़िया काम करता है। शट्टे आदि लो, चरकोक चतुर लेह, पिपले आदि लेह, पिपली इटसेल्फ अच्छा काम करती है। कटफल आदि क्वाथ है, पुष्कर मूल आदि क्वाथ, पुष्कर मूल हमारे जिंदाबादी हैं, श्वास का हर जगह चलते रहते हैं। घृत में व्योषादि घृत है, व्योष मतलब आपका त्रिकटु है। तो 10 मूलादि घृत, कंटकारी घृत, कुलत्थादि घृत। तो देख लो इसमें से किसको क्या इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी आपकी पेशेंट को जो प्रॉब्लम था, पेन था, तो मैंने कहा 10 मूलादि घृत जो है या 10 मूल घृत का आप मुंह में नस से कवल करेंगे तो लोकल वो बहुत ज़्यादा पेन को रिलीफ करेगा। और साथ में उसी पेशेंट को आप अगर 10 मूलारिस्ट पीने के लिए दे देंगे तो वहाँ से भी पेन में काफ़ी रिलीफ आएगा। लोकल ट्रीटमेंट में देखो, इसीलिए बात करते करते याद आ गया, आप एक काम और भी करा सकते हैं कि मसूड़े को गर्म पानी से हल्का सा सिकाई करा सकते हैं। नहीं तो एक काम और आप करा सकते हो, गर्म ठंडा सेक, मतलब कि 3 मिनट गर्म पानी से सेकना, 1 मिनट ठंडे पानी से। इस तरीके से 3 1 4 हुआ, 4 3 12 12 मिनट का सेक करेंगे, फिनिश करेंगे ठंडे पर। तो गर्म ठंडे का सेक पेन के केस में बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने आज तक जितने पेशेंट को यूज़ किया कभी भी कहीं ड्रॉबैक नहीं आया है। ये नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, क्योंकि गर्म ठंडा सेक से क्या होता है, एक बार आर्टरीज डायलेट होती है और जब आप ठंडा करते हो तो आर्टरीज अपने शेप में आती हैं। तो कहीं पर भी पेन हो रहा था या कुछ भी हो रहा था तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक है। तो आप बेटा कुछ नहीं समझ में आया तो मान लो कुछ नहीं है तो तुरंत ही ये काम भी बड़े अच्छे से कर सकते हो। शर्त इतनी होती है जब भी गर्म ठंडा सेक करते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है, तो नेचुरोपैथी में बहुत ज़्यादा सफाई रखी जाती है, शुचिता बहुत रखी जाती है। मीन्स जैसे भगवान को भोग लगाने वाला हिसाब किताब हो जाता है। तो बर्तन बहुत साफ सुथरा, उसमें एक में गर्म पानी ले लीजिए, मतलब दैट शुड बी अवेयर, और एक में नॉर्मल वाटर ले लीजिए, उसको कहते हैं गर्म ठंडा। ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं होता है। फिर क्या करना है, जो उस कपड़े से सिकाई करोगे, कपड़ा अगर वो नया होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कॉटन ले लो, जो आपकी सर्जिकल कॉटन आती है ना, 2 जगह करके सर्जिकल कॉटन ले लो और उससे यूज़ कर लो, और बहुत ही विश्वास के साथ करो। विद इन 1 सिटिंग रिजल्ट आया है। मैंने आज तक जिन पेशेंट को जहाँ पर भी कराया है, तो मुझे नेचुरोपैथी के मतलब रिजल्ट मेरे मिरेकुलस आए हैं। मैं उनमें मतलब आँख मूंद कर विश्वास करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, देयर इज़ नो साइड इफेक्ट एट ऑल। ओके,
तो आपकी मदर लोग को जो ये प्रॉब्लम है ना कि उनको पेन हो रहा है, तो वो पूरा उस एरिया में आप करा लीजिएगा, ठीक है। चूर्ण में सौराज चले तो विभितक का चूर्ण, विभितक भी कास के केस में बहुत बढ़िया काम करता है। सीतोपलादी चूर्ण तो हमारी सेल्फ जिंदाबाद है ही भाई। धूम में वातज कास में धूम जो कहे गए वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। उसके अलावा द्वंद्वज कास रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि पित्त अनुबंधित कफ है कि वातज वाला है, जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको मतलब जो प्रोमिनेंट रहेगा उसके हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ेगी। और पित्तानुबंधित कफज कास में तमक श्वास का उपद्रव है तो पक्का सी बात है तमक के तू भी रेचने वाला कंसेप्ट हो, मतलब जैसी कंडीशन होगी आप उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिएगा। कटपल आदि को तालिसा आदि चूर्ण सब बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं और हकीकत इतना होती है हम लोग कहाँ इतना सोच पाते हैं, बस इतना देख पाते हैं ड्राई कफ है, वेट कफ है, थोड़ा बहुत और चीज़ें पूछ पाते हैं। छता जो होता है इस वाले को तो आपको सोचना पड़ेगा भाई, असाध्य है तो पहले आप उनको बताएंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब ये न्यूमोथोरैक्स एम्फाइसीमा वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है ना, और बल और मांस को बढ़ाने वाले द्रव्यों का सेवन कराओगे तो मधुर द्रव्य दोगे, जीवनी द्रव्य दोगे, इस तरह की चीज़ें का आप सेवन कराएंगे। औषध प्रयोग में आपके पास जीवनी घृत है, पिपल्यादलेय है, इच्छुअद्यालय है, धूमवर्ती मनशिलादि धूम, जीवनादि धूम वगैरह है। उसके अलावा क्षयज कास में भी सारे लक्षणों से युक्त है तो पक्का सी बात है साध्य है, और बलवान है और नवीन है तो कोशिश कर सकते हैं। बहुदोष है तो सह स्नेह मृदु विरेचन देंगे, क्योंकि भाई क्षयज कास है तो वैसे ही हालचाल बहुत बुरा है तो मृदु विरेचन देना पड़ेगा, क्योंकि दोषों को बाहर निकालने के आपके पास क्या रास्ता है, एक बमन है एक विरेचन है, विरेचन थोड़ा सा सेफर साइड होता है तो इसलिए सह स्नेह मृदु विरेचन है तो पक्का सी बात है आप कैस्टर ऑयल से भी दे सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि कैस्टर ऑयल आपका सह स्नेह मृदु विरेचन कराएगा। और शुरुआत में अमाउंट हमेशा कम दीजिए, ठीक है। आरगवत फल मज्जा इन्होंने यूज़ किया, आरगवत फल मज्जा डायबिटीज पेशेंट के केस में भी बहुत बढ़िया यूज होता है, मृदु विरेचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अंगूर के रस से भी करा सकते हो, पक्का सी बात है वो होता है। त्रिवित से करा सकते हो, त्रिवित लेहम जो है तिलवक का कसा है, हालांकि ये मैंने नहीं यूज़ किया है। बिदारी कंद के रस से गोघृत सिद्ध करके तो ये मैंने नहीं दिया है पेशेंट को, मैं सबसे ज़्यादा यही सब यूज़ करती हूँ, नॉर्मल सी चीज़ें, कैस्टर ऑयल यूज़ कर लिया, नहीं त्रिवित लेहम यूज़ कर लिया, नहीं तो अमल की चूर्ण भी दे सकते हो आप, हरित की दे सकते हो, लेकिन हरित की मत दीजिएगा क्योंकि रुक्ष होती है, तो आप अमल की दे सकते हो बट घृत के साथ दो, शर्त ये लगा लो, ऐसे सीधे मत दो, ठीक है। फिर ब्रिंघण और स्रोत शोधन कर्म वगैरह करने पड़ेंगे। त्रिदोषज होता है तो पक्का सी बात है साध्य तो होता ही है। औषध प्रयोग में पिपल्यादि घृत है, सुकुमारक घृत जो होता है वो भी बहुत अच्छा विरेचन कराता है, आप सुकुमारक घृत भी दे सकते हो। द्विपंचमूलादि घृत मैंने रखा है, दाढ़ीमादि घृत, मतलब डिपेंड ऑन द सिचुएशन, लेकिन सुकुमारक घृत जो होता है बहुत बढ़िया लग्जेटिव का भी काम करता है। गुड़ुच्य घृत है, काश्मीरी आदि घृत है, काश्मीरी इटसेल्फ श्वास कास की मेडिसिन है। हरित की लेह है, द्राक्षादि लेह है, चित्रकादि लेह है। अब लेह है अकेले हरित की ही है, अकेले हरित की और हरित की लेह में फर्क होता है। पद्मकादि लेह, जुंत्यादि लेह, पिपल्यादि लेह और कुकुप चूर्ण, कुकुप तो आपके अर्जुन को कहते हैं ना, योग रत्नाकर जी ने बोला है। पथ्य में ब्रिंघण आहार विहार जो होता है वो पथ्य होता है। उसके बाद काश्वास अगर दोनों एक साथ हो जाए तो उसमें अमृतादि क्वाथ दे सकते हैं, मतलब सोचो हमारी गुड़ची जी कितनी शानदार ने है। भारंग्यादि क्वाथ, कुंट्यादि लेह, विवितक का प्रयोग और पिपली वर्धमान कल्प बहुत सारी जगह बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरीके से जात्यादि धूमवर्ती, फिर कंटकारी घृत है, त्युष्णादि वृत्त है, पिपल्यादि गुटिका, त्रिजात, मिर्चादि गुटिका, लौंगादि भट्टी, खदिरादि, ये सब तो हर कोई यूज करता है। व्यवसादि डिपेंड ऑन द, कई सारे जगह मैंने देखा जहाँ लौंगादि भट्टी नहीं काम करती ना, वो खदिरादि भट्टी बहुत बढ़िया काम करती है, खदिरादि गुटिका कह लो। तो खास करके एलर्जिक वाले जो होते हैं ना, ऐसे सीजन चेंज होने वाले, वहाँ पर खदिरादि भट्टी बहुत बढ़िया काम करती है। और पता नहीं मैंने किस ब्रांड का यूज़ किया था, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट था उसका, मुझे उसका ब्रांड नहीं याद रहा, शायद उसका था बैद्यनाथ वगैरह का। फिर समसरकर चूर्ण है, कर्पूरादि चूर्ण, मिर्च्यादि चूर्ण, हरित आदि, मोदक गुड़, अदरक औले, व्याघ्री हरित की हर कोई यूज़ करता है, विविध का औले, कंटकारी औले, अगस्त हरित की पाक हर कोई, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा भागवतर बटी है तो मैंने यूज़ नहीं किया, योग रत्नाकर का है, परपटी रस है, पारदादी है, काश्वास विध्वंसन रस है, ताम्र परपटी है, ताम्र परपटी वगैरह यूज़ करें, थोड़ा सा ख्याल रखकर यूज़ करिएगा। नागबल्लभ रस, हिमगर्भ पोटली रस जो लोग यूज़ करते हैं, हिमगर्भ पोटली रस वगैरह, ये आपके छतत क्षय में बहुत बढ़िया काम करेगा। कफ कुंजर रस है, उन्मत्त भैरव रस है, नाग रस है, कफ केतु रस में ज्वाटी लोग यूज़ करते हैं। पथ्यापथ्य में शाली, षष्ठी, गोधूम, मांस, मुद्ग, कुलथ, छाग, दुग्ध, अजा आपको हर जगह बढ़िया है। छाग मतलब बकरी जी का, घृत है, बिंबी फल है, बाल मूलक है मतलब कच्ची मूली जो है, कासमर्द, जीवंती, वास्तु, बीज पूरक, गोस्तनी, लहसुन, लाजा, सूंठी, मरीच, पिप्पली, उष्णोदक, मधु का यथोचित प्रयोग पथ्य है।
अपथ्य में आपके लिए मतलब जो पेशेंट को बताना है, मैथुन है, स्निग्ध मधुर पदार्थ है, दिवास्वाप है, दुग्ध दधि पिष्टान्न पायस तथा धूम। अब होता क्या है, इंसान को जुकाम हुआ रहता है, वो मिठाइयाँ सिठाइयाँ खाया रहता है, तो यहाँ देखो पिष्टान्न भी, पिष्टान्न मतलब ये जो आटे का हलवा पूड़ी दुनिया भर का बनाते रहते हो वो सब भी मना है। तो दुग्ध दधि सब मना है। तो इसीलिए जब बच्चे रहते हैं तो उनको भी दूध देने में मतलब आपने संस्कारित करके दूध देना है, अदरवाइज कास वगैरह में दूध मना रहेगा। क्षय वगैरह को छोड़ करके कोई वहाँ पर इंसान के अंदर बल ही नहीं बल रहेगा तब तो ट्रीट करोगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हर जगह होता है। फिर लौंगादि बटी चूसण के लिए दे सकते हो, कफकेतु रस है, करबीरी योग है, श्रृंगभस्म है, गुड़ अदरक वगैरह है। शिग्रु गुगलू देखो बहुत सारे जगह आप इस्तेमाल करो। सीतोपलादि चूर्ण है। और कवल कराइए उपयुक्त औषधियों से, तो आप ऐसे भी करा सकते हो। कवल के लिए नमक पानी भी करा लेते हो खांसी के केस में, आप हरिद्रा डाल कर करा सकते हो, कई बार आप त्रिफला से भी करा सकते हो। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन की कैसी है कंडीशन, उस हिसाब से आप पेशेंट के डिसाइड कर सकते हो कि हमें किस किस चीज़ से करना है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग बताओ। हाँ जी बच्चा पार्टी। No question at all?